सो बच्चों पार्टी, आज है हमारा ट्रांसलेशन टॉपिक। ट्रांसलेशन टॉपिक के बारे में कल हम लोगों ने कुछ कुछ आइडियाज लिए थे कि आखिरकार ट्रांसलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसलेशन का मतलब होता है एमआरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट होते हैं। कैसे? बाय पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जैसे कि मेरा एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक चेन में बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन चेन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है कि आखिरकार प्रोसेस होता गया यहाँ पे। सपोज करो जैसे कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि कोई चिंटू है मिंटू है, या फिर हमने एग्जाम्पल लिया था हमारी स्तुति का। स्तुति ने रात में खाई दाल या फिर फिशेस खाई, अगर हमारी स्तुति नॉनवेज है। तो उसने प्रोटीन जो खाया वो प्रोटीन, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को कन्वर्ट करा देगा अमाइनो एसिड्स में। अब अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे उसके कहां तक? उसके साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में उसके अमाइनो एसिड गए तो अमाइनो एसिड के साथ क्या होता है वहां पे? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। नहीं, पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। कल समझाया था कैसे होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फिर ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बाइंड हो जाता है किसके साथ? टीआरएनए के साथ। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम होता है? बताओ जल्दी से। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। ये तो अब मेरा जो टीआरएनए है उसकी हो गई चार्जिंग। तो ये होता है मेरा पहला स्टेप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को चार्ज कराता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। अब यही इसके बाद हमारे स्टेप स्टार्ट हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब ध्यान से समझना है, एकदम फोकस के साथ। सबसे पहले टीआरएनए को ही हम बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। लिखो, टीआरएनए को ही बोलता है एडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए की जो 2D स्ट्रक्चर होती है, इसकी 2D स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक, है ना। और 3D स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल शेप, या फिर इन्वर्टेड एल शेप भी हम इसको बोल देते हैं। इसी टीआरएनए के पास प्रेजेंट होता है क्या? मेरा एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, उसी एंटीकोडॉन लूप के अकॉर्डिंग उसके पास प्रेजेंट होगा क्या? एक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे टीआरएनए के पास एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। एक साइट होती है जहां पे अमाइनो एसिड बाइंड करता है, एक साइट होती है जहां पे उसका एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। हर एक टीआरएनए स्पेसिफिक होता है हर एक अमाइनो एसिड के लिए। हर एक टीआरएनए हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए। जब हमें ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराना है, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट कराना है, तो कहां से स्टार्ट होता है? एयूजी से। इसीलिए एयूजी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। तो मेरी यहां से स्टार्ट होगा प्रोसेस और कहां तक चलेगा? यूएए तक। बिकॉज यूएए कौन सा कोडॉन होता है? स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ से लेके जिसके बीच में जितने भी सीक्वेंसेस होंगी, उन सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग हम अमाइनो एसिड्स को बाइंड कराना शुरू करेंगे। तो अब मेरा जो टीआरएनए जिसके पास इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी? ए का अपोजिट यू, है ना, यू का अपोजिट ए, जी का अपोजिट सी। तो मतलब इसकी एक ऐसा टीआरएनए जिसके पास ये वाली साइट है, यूएसी वाली साइट, और इसके पास अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मैथियोनिन। इसके पास मैथियोनिन अमाइनो एसिड होना चाहिए। तो ये इस टीआरएनए को मैं बोलूंगी इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए मैं इसको बोलूंगी। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि मैम यूएए को ही हमने क्यों स्टॉप कोडॉन बोला? यूएए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताओ पहले तो क्या बनेगी? यू की कॉम्प्लीमेंट्री ए और ए की यू यही बनेगी ना, ए यू यू। हमारे पूरे साइटोप्लाज्म को सर्च कर लेना आप, पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसा कोई भी टीआरएनए नहीं है जिसके पास ये सीक्वेंस हो। कोई भी टीआरएनए नहीं है। इसलिए जैसे ही मेरा टीआरएनए यहाँ तक आना स्टार्ट होगा, दिखेगा कि आगे ये वाला सीक्वेंस आ गया मेरा, तो ये सीक्वेंस आते ही मेरा प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि कोई नया टीआरएनए आएगा नहीं अब यहाँ पे। अब वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये चीज सबसे पहले ध्यान से समझो। अब एक साइड तो मेरा प्रोसेस चल रहा है, सबसे पहले एक्टिवेशन हुआ अमाइनो एसिड का,
और फिर मेरा चार्जिंग हो गया टीआरएनए, मतलब मेरा टीआरएनए बन के तैयार हो चुका ऐसे। और ये अपने पास लेके बैठा है अमाइनो एसिड, कौन सा, मेथियोनिन वाला, और यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी लेके बैठा है, यूएसी, यही है ना, यूएसी सीक्वेंस लेके। अब मेरे दूसरी साइड साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आके बैठ गया। एमआरएनए की एक सीक्वेंस 5 कैप पे और 3 कैप, 5 पे लगा हुआ है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है, और ए थर्ड एंड पे क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे ए। अब क्या होगा यहाँ पे, ये मेरी सीक्वेंस स्टार्ट कोडोन वाली AUG, और यहाँ पे है मेरी स्टॉप कोडोन वाली। तो इसका मतलब इसके बीच में जितनी भी सीक्वेंसेस हैं, इन सारी सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांसलेशन कराएंगे। ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहे ना, बताओ। चलो इतना हो गया, डन। अब देखो क्या हुआ सेकेंड स्टेप में, जैसे ही मेरा यहाँ पे ये एमआरएनए की सीक्वेंस आई, सबसे पहले इसके ऊपर स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आके बाइंड करेगी, जैसा कल एनिमेशन में दिखाया था। जैसे ही स्मॉल राइबोसोम आके बाइंड कर गया, सेम टाइम पे मेरा टीआरएनए आ जाएगा। कौन सा टीआरएनए आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए, जिसके पास UAC सीक्वेंस है, क्योंकि मेरा स्टार्ट होना है यहाँ से AUG से, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस आके बाइंड करेगी। देखो ये मेरी यहाँ पे आके बाइंड कर गई। सीक्वेंस क्या है, AUG UAC, मतलब अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है पूरा। अब जैसे ही ये बाइंड कर जाएगा, फिर मेरा आएगी लार्ज राइबोसोम यूनिट, लार्ज राइबोसोमल यूनिट आके इस पे बाइंड कर गई। अब जैसे ही लार्ज राइबोसोमल यूनिट आके बाइंड करी, यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस बन गई, EAEPA। ई को हम बोलते हैं एग्जिट, ई को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन कराएगा जो। अब ये पॉइंट होता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होता है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ए को बोलते हैं हम एडेप्टर। अब देखो मेरा जहां पे अभी ये इनिशिएटर टीआरएनए बैठा है आके, इनिशिएटर टीआरएनए, उस सीक्वेंस को मैंने बोल दिया पी साइट, ठीक है। अब पी साइट के ऊपर मेरा ये मॉलिक्यूल है मेथियोनिन अमाइनो एसिड लेके बैठा है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और नया टीआरएनए आएगा। सपोज करो ये देखो, ये एक और नया टीआरएनए आया। सपोज करो मेरी यहाँ पे सीक्वेंस है UCG, एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ UCG सीक्वेंस है, तो मेरा यहाँ पे कौन सा टीआरएनए आएगा, ये E साइट, ये P साइट, ये A साइट, कौन सा टीआरएनए, टीआरएनए की सीक्वेंस बताओ क्या होगी, बोलो बच्चों। AGC सीक्वेंस वाला मेरा टीआरएनए आएगा। अब ये टीआरएनए इसके ऊपर बाइंड करने लगेगा, ये करने लगा बाइंड। जैसे ही ये इसके ऊपर बाइंड करने लगेगा, अब देखो ये दोनों यहाँ पे बाइंड हो गए। अब जैसे ही ये बाइंड करने लगेगा, मेरा जो ये राइबोसोम की यूनिट है, ये राइबोसोम की यूनिट एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगी। एक स्टेप जैसे ही आगे शिफ्ट होगी, ये तो E साइट, ये P साइट और ये A साइट, तो जैसे ही एक स्टेप आगे शिफ्ट हुई, तो मेरा ये क्या होगा, सबसे पहले ये जो मेथियोनिन है, ये मेथियोनिन और ये जो भी अमाइनो एसिड लेके आया, सपोज करो वेलाइन लेके आया, ये मेथियोनिन यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाएगा। सबसे पहले मेथियोनिन और वेलिन के बीच में बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा दो अमाइनो एसिड के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहाँ से ही निकल गया, अमाइनो एसिड गया, तो मतलब टीआरएनए का काम खत्म। राइबोसोम यूनिट एक स्टेप आगे शिफ्ट हुई। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप जैसे ही आगे शिफ्ट हुई, अब मेरा ये E साइट पे आ गया, ये P बन गई और ये A बन गई साइट। देखो साइट ध्यान से समझो, ये E साइट, ये P साइट और ये A साइट। अब मेरा इनिशिएटर जो टीआरएनए था, उसके ऊपर से अमाइनो एसिड निकल गया और किसके साथ जुड़ गया, जो नए वाला टीआरएनए आया था उसके साथ। अब ये इसको मैं बोलूंगी अनचार्ज्ड डीएनए, क्योंकि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या था, जब टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड आके बाइंड करता था। अब अमाइनो एसिड वहां से निकल के चला गया, तो वो मेरा अनचार्ज टीआरएनए बन गया। ई क्या है, E फॉर एग्जिट, तो इसका मतलब ये टीआरएनए यहाँ से निकल के चला जाएगा, यहाँ से निकल के चला गया। अब ये मेरी P साइट, यहाँ पे इस P साइट के पास दो अमाइनो एसिड। अब मेरा एक और नया क्या आएगा, नया टीआरएनए आएगा। सपोज यहाँ पे सीक्वेंस है मेरा AUC सीक्वेंस है,
तो अब कौन सा टीआरएनए आएगा मेरे पास? अब मेरे पास टीआरएनए आएगा ए से अपोजिट यूएजी सीक्वेंस वाला मेरा टीआरएनए आएगा। फिर जैसे ही वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? इस वाले टीआरएनए के पास चले जाएंगे। अब जैसे ये दोनों अमीनो एसिड इसके साथ मिलके तीन ऐसे तीन बॉल एक जगह जुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब फिर मेरा राइबोसोम एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। मेरा अनचार्ज वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये तीन वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक स्टेप आगे। देखो यही पूरा प्रोसेस मेरा चलता चलता ऐसे मेरी पूरी की पूरी प्रोटीन चेन बन जाती है। फिर लास्ट में अब आगे दिख रहा है मेरे को स्टॉप कोडॉन, मतलब यूएए सीक्वेंस आ गई मेरी। अब यूएए के अपोजिट तो मेरे पास कोई टीआरएनए नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक रिलीज फैक्टर आएगा, रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करेगा और मेरा ये टीआरएनए यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये प्रोटीन चेन भी मेरी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, मेरी बन गई प्रोटीन। और फिर इसके बाद क्या होगा, आगे प्रोसेस दिखाया हुआ नहीं है। इसके बाद हमारा जो ये लार्ज राइबोसोम यूनिट है ये भी हट जाएगी, जो स्मॉल राइबोसोम यूनिट है ये भी हट जाएगी, और मेरा एमआरएनए यहीं पे हो जाएगा डिग्रेड। क्योंकि एमआरएनए का काम ये था डीएनए से, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा है वहां से सीक्वेंस को, वहां से इंफॉर्मेशन को लेके आना और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कराना। अब एमआरएनए का काम फिनिश, इंफॉर्मेशन उसने प्रोटीन को दे दिया, अब एमआरएनए क्या करेगा? डिग्रेड हो जाएगा। बस आया समझ में? यस मैम। अब एक बार रिलेट करते हैं इसको, चलो फिर से, कि आखिरकार हुआ क्या। एक ब्लैक स्क्रीन ले रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हुआ मेरा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हुआ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मेरा अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुआ। फिर उसके बाद हमने कराया क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए के साथ अपने अमाइनो एसिड को बाइंड कराया। फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेप, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल राइबोसोम यूनिट, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट मेरी बाइंड करी किसके साथ? विद एमआरएनए। अब एक और चीज यहाँ पे सुनो, अगर जो आपने एमआरएनए को भेजा था 5 कैप और 3 कैप लगा के, अगर बाय चांस आपका एमआरएनए 5 कैप और 3 कैप के साथ नहीं आया, तो आपका स्मॉल राइबोसोम यूनिट इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। उसको बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है। अब तुम्हारे ऊपर प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है, क्या गारंटी है कि आरएनएस एंजाइम ने तुमको कहीं से डाइजेस्ट नहीं किया होगा? तो अगर मेरा एमआरएनए विदाउट कैपिंग और टेलिंग साइटोप्लाज्म में आ गया है, तो उसका ट्रांसलेशन कभी नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर आपका एमआरएनए विदाउट कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग आ गया, तो क्या ट्रांसलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारी वो जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर शक करेगा कि आरएनए इसने तुमको कहीं ना कहीं से तो डाइजेस्ट कर ही डाला होगा। अगर तुमसे हम प्रोटीन बनाएंगे तो वो हमारा हो सकता है म्यूटेटेड प्रोटीन बने या फिर रॉन्ग प्रोटीन बने। राइट बच्चों? यस। चलो ये हुआ। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है? यस मैम। जैसे स्मॉल राइबोसोम यूनिट आई एमआरएनए के साथ, उसके साथ क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए किसके साथ बाइंड करता है? विद स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन क्या है मेरा? AUG। और मेरा स्टार्ट कोडॉन की सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगी? सॉरी, इनिशिएटर टीआरएनए पे एंटी कोडॉन साइट क्या होगी? UAC। एक अपोजिट UAC। और अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मैथ्योनिन। ये होगा। फिर जैसे ये इसके साथ बाइंड किया, फिर होता है फिफ्थ स्टेप, बाइंडिंग ऑफ लार्ज राइबोसोमल यूनिट। लार्ज राइबोसोमल यूनिट आपकी बाइंड कर जाती है विद एमआरएनए के साथ। फिर ये हमें कितनी सीक्वेंस दिखाता है? तीन सीक्वेंस दिखाता है। E फॉर एग्जिट, P फॉर पॉलीमर या फिर पॉलीमराइजेशन, A फॉर एडेप्टर। फिर लिख दो न्यू टीआरएनए कम्स and bind with
A side. Then whole structure will shift. आपकी होल स्ट्रक्चर शिफ्ट करने लग जाएगी स्टेप टू स्टेप. ये होता है पूरा प्रोसेस. बताओ आया समझ में? जैसे ही साइट पे आएगा तो हमारा अनचार्ज होके आएगा, फिर वो रिलीज हो जाएगा. ऐसे हमारी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है. किसी भी सिंगल स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज बता दो. बताओ, है कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जेनेटिक कोड कि आखिरकार जेनेटिक कोड क्या होता है. सबसे पहले याद रखना है जेनेटिक कोड क्या होता है. हमारा जेनेटिक कोड किसने दिया था? जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट ने हमारा जेनेटिक कोड दिया था. अब जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक कोड दिया. इन्होंने ये बोला कि 1 कोडॉन इज इक्वल्स टू 3 न्यूक्लियोटाइड. एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होता है. न्यूक्लियोटाइड के बराबर होता है. अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए मेरे पास साइंटिस्ट आए. कौन कौन साइंटिस्ट है? सबसे पहले निरेनबर्ग एंड मैथी. निरेनबर्ग एंड मैथी साइंटिस्ट मेरे पास आए इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि आखिरकार इन्होंने क्यों बोल दिया कि 1 कोडॉन इज इक्वल्स टू 3 न्यूक्लियोटाइड. तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना. इन्होंने ली एक पॉली यू टेल ऑफ mRNA. mRNA की एक पॉली यू टेल ले लिया 5 प्राइम से 3 प्राइम, जिसमें टोटल 9 यू प्रेजेंट थे. ऐसे अब इन्होंने देखा इसका रैंडमली क्या करा दिया. ये मेरी mRNA है ना बच्चों, बोलो mRNA है. mRNA से प्रोटीन जब इन्होंने बनवाया ना तो इन्होंने देखा इनके पास 3 फिनाइल एलेनिन बने ऐसे एक चेन में. तो ये सोच में पड़ गए कि मैंने तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड लिए? 9 न्यूक्लियोटाइड लिए. तो 9 न्यूक्लियोटाइड से मेरे पास 3 अमाइनो एसिड बनने जबकि चाहिए थे कितने? 9 के 9 बनने चाहिए थे या नहीं? बताओ, 9 के 9 अमाइनो एसिड बनने चाहिए थे लेकिन 3 बने. तो इनके माइंड में ये आ गया कि हो सकता है 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके किसी भी एक अमाइनो एसिड को बनाता है. 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को बनाता है. टोटल कितने अमाइनो एसिड होता है मेरे पास? 20 अमाइनो एसिड. और मेरे पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं टोटल? न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4. एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन. यही तो है ना mRNA से बना रहे हैं. तो mRNA में तो यूरासिल ही तो लेंगे. तो अब बताओ कि ऐसा इनका 3 का सीक्वेंस में बनाऊं कि जिससे मेरे पास 20 अमाइनो एसिड बन जाए. तो इन्होंने क्या लिया? 4 की पावर 3 लिया. 4 की पावर 3 कितना होता है? 64. तो यहां से इनके माइंड में आया कि जो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, इन 3 न्यूक्लियोटाइड के हमें 64 सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे. तब 64 सीक्वेंस से हमारे पास 20 अमाइनो एसिड आएंगे. अभी कैसे बनेगा वो ध्यान से समझना. देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. मैंने लिखा यहाँ पे और सेम चीज नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ गई है. ऐसे कैसे? चलो कोई नहीं. ये चीज अब इसके बाद इस चीज को ना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया तो इसलिए कौन नए साइंटिस्ट आए? H.G. खुराना. बेटा एक्सपेरिमेंट ना याद रखने हैं आप लोगों को कि कौन सा साइंटिस्ट आए, कौन उसने क्या किया. इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक सीक्वेंस ले लिया UCU ऐसे UCU. अब इसको इन्होंने क्या कराया? ट्रांसलेट कराया. अब इन्होंने जब ट्रांसलेट कराया इन्होंने देखा कि इनका बना ल्यूसीन, सेराइन और ल्यूसिन. ये बन रही है सीक्वेंस.
तो फिर इनके माइंड में ये आया कि पहले निरेनबर्ग ने कराया था 9 इन्होंने न्यूक्लियोटाइड लिए थे तो उनका भी 3 बना था और मेरे पास भी अब यहाँ पे 3 ही अमाइनो एसिड बन रहे हैं। तो अब तो ये बात बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड हो गई या नहीं हो गई बच्चों? कि क्या बात सिंपल हुई हमारी? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कितने अमाइनो एसिड बनाते हैं? 1 अमाइनो एसिड बनाते हैं। और हमें कितने अमाइनो एसिड चाहिए? 20 अमाइनो एसिड चाहिए। तो 3 न्यूक्लियोटाइड की कितनी सीक्वेंस बनाए? मतलब 4 मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड का ऐसी 3-3 की सीक्वेंस बनानी है। जैसे कि एक सीक्वेंस मैंने ये बना दी, ठीक है, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत सारी सीक्वेंस बनानी है जो मुझे 20 अमाइनो एसिड बना के दे। तो इन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया 4 की पावर 3 करके मेरे पास आएंगे 64। अगर ये 4 की पावर 2 करते तो कितने अमाइनो एसिड आ रहे थे? सिर्फ 16 अमाइनो एसिड में हमारे पास बन रहे थे, लेकिन हमें चाहिए कितने थे? 20 अमाइनो एसिड। तो इसलिए इन्होंने 4 की पावर 3 किया। 4 की पावर 2 भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे 16 बन रहे थे, चाहिए थे 20। कम नहीं चाहिए, ज्यादा भले ही मिल जाए हमें, ज्यादा भले ही मिल जाए बट कम नहीं चाहिए हमें, इसलिए 4 की पावर 3 यूज किया गया। बताओ, आया ये चीज समझ में? आज Yes, अगली ma'am. क्लास में बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत बोरिंग लग रहा है क्या लेक्चर? या पढ़ चुके हो आप ये पहले? रीजन बताओ। हम बट आप डिस्टर्ब लोग नहीं नहीं करना बोलते हो चाह ना, रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चीजों को बार बार रिपीट करती हूँ फिर, इसलिए तो बोला करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। आप बीच बीच में बोलोगे ना तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। जो चीजें मैं बता रही हूँ आप लोग अगर पढ़ चुके तो आगे आगे आंसर दो आप लोग। कम बच्चे हैं। हमें खुद डिस्टर्ब होता है, हम खुद हो जाते हैं अच्छा खुद से। चलो कोई नहीं, ये हमारा आ गया यहाँ तक समझ में हम लोगों को। अब इसके बाद कुछ फीचर्स है हमारे जेनेटिक कोड के। क्या फीचर्स है? वो फीचर्स देखो। एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है कि कोडोन क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब वो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि एक साथ 3 न्यूक्लियोटाइड्स का हम ट्रिपलेट बनाएंगे और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब मैंने आपको 4 की पावर 3 लिख के दिया, 64 है ना? तो टोटल मेरे पास इसका मतलब 64 कोडोन है। 64 कोडोन, लेकिन बनाएंगे तो 20 ही अमाइनो एसिड ना? यस ये मैम। तो 20 ही अमाइनो एसिड। तो इन 64 में से ध्यान रखना सिर्फ 61 कोडोन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड कोड करते हैं। बाकी जो बच गए 3 अमाइनो एसिड किसी को भी कोड नहीं करते, इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछा जाता है। टोटल कितने कोडोन होता है जो अमाइनो एसिड को कोड करता है? 61 आउट ऑफ 64। और 3 मेरे ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करते, ठीक है? 1 कोडोन, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। एक जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, AUU। अगर मैंने बोला कि AUU मेरा सिराइन को कोड करेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ सिराइन को ही करेगा, विलाइन ग्लूटामिक एसिड या मैथ्योनिन और किसी को कोड नहीं करेगा, और किसी को नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ AUC, तो मेरा AUC भी सिराइन को ही कोड कर सकता है। ये चीज समझ में आई? एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडोन कोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बहुत फनी से एग्जांपल दिया था गर्ल्स और बॉयज वाला। याद है किसी को क्या एग्जांपल दिया था गर्ल्स और बॉयज वाला? है बॉडी लिख दिया, कोई बता सकता है? जब मैंने लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाया था, हमारा बॉय तो यहाँ पे, सॉरी, हमारी जो गर्ल है, गर्ल तो है यहाँ पे कोडोन, और बॉय क्या है यहाँ पे? अमाइनो एसिड। रिलेट करना, कोई इसको कैसे रिलेट करोगे? मतलब गर्ल्स के एक ही फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिर्फ एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब गर्ल्स हमेशा क्या रखते हैं? एक ही फ्रेंड रखते हैं, लेकिन बॉयज के बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। तो बॉयज के अमाइनो एसिड का देखो ना, इस अमाइनो एसिड का ये भी कोडोन है और इस अमाइनो एसिड का ये भी कोडोन है। तो मतलब एक अमाइनो एसिड के, एक बॉय के बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के एक ही फ्रेंड होंगे सिर्फ। यहाँ पे तो कुछ बोलो बच्चों, आया याद? यस मैम।
है ना। तो याद रखना, अगर ये चीज याद नहीं रहती, बॉय को बना लेना अमाइनो एसिड, गर्ल्स को बना लेना कोडॉन। आज मानसी नहीं आएगी क्लास में, आज मानसी नहीं है क्लास में, उसका लेक्चर मिस होगा। देखो वो फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। चलो तो इसलिए देखो नेक्स्ट, सम अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड आपके कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। अमाइनो एसिड मतलब बॉयज एक से ज्यादा कोडॉन को कोड कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कोड होते हैं वो डी जनरेट होते हैं और अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक। बट बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कोड जो होता है वो डी जनरेट होता है। कोडॉन हमेशा हम एमआरएनए पे रीड करते हैं और एक कॉन्टिजियस फैशन में। समझते हो कॉन्टिजियस फैशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए यू सी, ए यू जी, यू यू ए, तो हमेशा हम इसको ऐसे कोड करेंगे। ए यू सी पहले कोड कर लिया, फिर ए यू जी रीड कर लिया, फिर यू ए, ऐसे तीन तीन का करके कोड करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले आपने ए यू सी पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद यू सी ए। देखो ध्यान से पढ़ना, मैं पहले पढ़ रही हूँ ए यू सी, फिर इसी के अंदर से मैंने ये पढ़ लिया। ऐसे नहीं करना है कि रैंडमली कहीं से भी तीन तीन उठा लो। एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में, एक कॉन्टिजियस फैशन में तीन तीन को लेके आपको कोड को पढ़ना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं होने चाहिए। और मेरे कोड हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर एयूजी मैथ्योनिन को कोड कर रहा है तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर वो मैथ्योनिन को ही कोड करेगा, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एयूजी के दो फंक्शन हैं, एयूजी मैथ्योनिन को भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी वर्क करता है। ये हुआ हमारे सेलेंट फीचर्स जो कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है। डन बच्चों यहाँ तक? यस मैम। चलो अब आती है हमारी टेबल, जो बच्चों को लगती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बट हो रही है बहुत इजी सी। क्या है? एक लाइन, जैसे कि अभी हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गैमेट्स लिखते थे फिर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी वही है। फर्स्ट लेटर यहाँ से उठाओ, सेकेंड लेटर यहाँ से उठाओ और थर्ड लेटर यहाँ से उठाओ और पूरी टेबल भर दो। फर्स्ट लेटर यू, यू, सेकेंड लेटर यू, थर्ड लेटर इधर से ले लो, ये रहा। फर्स्ट लेटर यहाँ से यू, सेकेंड लेटर ये, और थर्ड लेटर यहाँ से ये सी लेना है। फिर यहाँ से फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड लेटर यू और थर्ड लेटर यहाँ से ए। अब इससे हमें पता चला, देखो यू यू यू, ट्रिपल यू को हमारा कोड करता है किसको? फिनाइलएलेनिन को। और यू यू सी भी फिनाइलएलेनिन को ही कोड करता है। यू यू ए ल्यूसीन को करता है और यू यू जी ल्यूसीन को। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैम हमें सारे याद करना है? सारे नहीं याद करना है, सिर्फ एयूजी याद रखो। एयूजी मैथ्योनिन को कोड करता है। बाकी स्टॉप कोडॉन तीनों याद रखने हैं आपको। स्टॉप कोडॉन क्या होता है? यूएए, यूएजी और यूजीए। लिख लो इनको अपनी कॉपी में, लिखो फटाफट से। यूएए, यूएजी और यूजीए, ये आप लोगों को याद मैम करना स्टॉप है। कोडोन 3 होते हैं पर स्टार्ट कोडोन एक ही क्यों होता है? क्या? दोबारा बोलो। मैम स्टॉप कोडोन तो 3 होते हैं पर जो स्टार्ट कोडोन होता है वो एक ही क्यों होता है? स्टार्ट कोडॉन सिर्फ एक ही इसलिए होता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन टीआरएनए। हमारे पास एयूजी, बिकॉज हमें स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट चाहिए होता है, यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर उसको यूएए सीक्वेंस मिल गया तब भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये एक ऐसी सीक्वेंस है, तीन ऐसी सीक्वेंस है ये जिनके लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टीआरएनए नहीं है। अब आप खुद देखो, इनके टीआरएनए के पास क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? इसके टीआरएनए के पास सीक्वेंस होना चाहिए यू का अपोजिट ए का अपोजिट यू, यू ए यू यू सीक्वेंस का कोई अमाइनो एसिड, कोई टीआरएनए नहीं है मेरे पास। यू का ए सी यू, ए सी यू का भी कोई टीआरएनए है, इसलिए इनको हमने बोल दिया स्टॉप कोडॉन, बिकॉज कोई टीआरएनए नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा प्रोसेस। तो जहां पे भी सीक्वेंस हमें मिल गए, प्रोसेस स्टॉप सेम टाइम पे। क्लियर? मैम टेबल में तो पर ए यू यू लिखा हुआ है। पेपर में क्या लिखा हुआ है? मैम इस टेबल में लिखा हुआ है ए यू यू। ए यू यू,
हाँ ए बेटा AUU है, ये तो मेरा कोडोन है, मैं बात कर रही हूँ tRNA की, क्योंकि मेरा सीक्वेंस है यहाँ पे UAA। अब इसके ऊपर tRNA जो आएगा, इसके ऊपर जो tRNA आएगा, वो tRNA कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए उसके पास, A U और U, ये सीक्वेंस होनी चाहिए tRNA के पास, तभी तो ये यहाँ पे बाइंड करेगा ना। ऐसे तो मेरा ऐसा कोई tRNA नहीं है, ये तो मेरी कोडोन वाली सीक्वेंस है जो कि mRNA के ऊपर है। अगर मेरी mRNA के ऊपर AUU सीक्वेंस है तो इसके पास कौन सा tRNA आएगा, कौन सा tRNA आएगा AUU वाले के पास, UAA वाला आएगा, UAA। है ना। तो अब आप बोलोगे मैम UAA तो स्टॉप कोडोन है, UAA स्टॉप कोडोन mRNA की सीक्वेंस पे है। ये सारी की सारी जो सीक्वेंसेस यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये mRNA के ऊपर सीक्वेंसेस है वो हैं, और इनके अपोजिट सीक्वेंसेस हमारा किसके पास है, tRNA के पास है। अब आ रहा है क्लियर थोड़ा थोड़ा। यस मैम। tRNA के पास सीक्वेंसेस नहीं है, AU हमारे RNA के पास है ये सीक्वेंस, लेकिन tRNA के पास नहीं है, इसलिए। चलो तो ये हुआ हमारा टेबल वाला। अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों, म्यूटेशन क्या होता है। अब म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को म्यूटेशन, क्या बताया था म्यूटेशन क्या होता है, सडनली होने वाला चेंज। अब वहां पे मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, सपोज करो मेरी सीक्वेंस है ये कैट एट द रेट, ये सीक्वेंस है बहुत छोटी सी। अब इस सीक्वेंस के अंदर क्या हुआ, अगर मैंने क्या किया है, जो ए है इसको यहाँ से रिमूव करा दिया, मतलब ए के पास एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर म्यूटेशन हो गया, ए चेंज हो गया मेरा, यहाँ पे ए को डिलीट करा दो, प्रोसेस अलग अलग होंगे, डिलीट करा रहे हो या फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड आप ऐड करा रहे हो। मैंने यहाँ से सिंगल न्यूक्लियोटाइड ए डिलीट करा दिया, अब मेरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ये CAT TET HER और AT। अब आप खुद देखो, पहले आप इसको कैसे रीड कर रहे थे और अब आप इसको कैसे रीड करोगे। मेरी जो फ्रेम है पूरी की पूरी चेंज हो गई है, नहीं हो गई है, यस मैम। पूरी फ्रेम चेंज हो गई है। तो इसीलिए पॉइंट म्यूटेशन को हम बोलते हैं आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। याद रहेगा ये पॉइंट, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये हुआ जब आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हम डिलीट करा रहे हैं या फिर इंसर्ट करा रहे हैं, उससे मेरी पूरी की पूरी फ्रेम चेंज हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था। कोई एक्सप्लेन करेगा सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया बताओ जल्दी से। मैम जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज तो है, बट एक्चुअली में होता क्या है, उसमें होता क्या था मैम बीटा ग्लोबिन चेन मैम ब्लड सेल्स सिकुड़ जाते हैं। बेटा अगर बायोलॉजी में आपकी एग्जामिनर है, आप लोगों को पता प्रैक्टिकल्स होता है, प्रैक्टिकल्स में रैंडमली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो आपसे किसी ने एग्जामिनर ने पूछा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि वहां पे जो हमारे आरबीसी वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे सिकल सेल एनीमिया एक हमारा ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है वो डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ऐसे नहीं आंसर कर सकते आप। इसकी जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में होता क्या है, इसकी सिक्स्थ पोजीशन पे हो जाता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन, सिक्स पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन। अब वहां पे बनना चाहिए था क्या, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बनता क्या है, वेलिन बन जाता है। इसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। अब इसका एग्जाम्पल समझो, अगर मैं आपको बात कर रही हूँ बच्चों नॉर्मल की, कि मेरा नॉर्मल जो आरबीसी में बीटा चेन है उसके अंदर ये सिक्स्थ पोजीशन है, सिक्स पोजीशन में प्रेजेंट है ए, है ना, तो नॉर्मल है GAG। अब यहाँ पे आप सर्च करना जरा एक बार अपनी टेबल में GAG क्या कोड करता है,
देखो सर्च करो GAG कहाँ पे मिलेगा, ये रहा G और A ये रहा और G यहाँ पे रहा, तो ये रहा GAG। GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। अब क्या हुआ, मेरा म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, GAG की जगह मेरा बन गया GTG। अब ये GTG किसको कोड करेगा, अब ये GTG किसको कोड करेगा, G A की जगह पे हो गया T, तो इसके mRNA पे क्या सीक्वेंस आएगी, इसके mRNA पे सीक्वेंस आ जाएगी GTG की mRNA की सीक्वेंस क्या बनेगी, G U G, है ना, तो G और U और G, ये रहा देखो, तो मेरा वेलिन बन जाएगा। यहाँ पे बनना चाहिए था क्या, ग्लूटामिक एसिड, और बन क्या रहा है, वेलिन बन रहा है। इसी को बोलते हैं हम आपका क्या, पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा आरबीसी की जो शेप है बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव से सिकल सेल बन जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। आई होप अब समझ में आया होगा, अब इतने सिली वाले आंसर नहीं करोगे, अच्छे से बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म्स को यूज करके आंसर देना सीखो। सॉर्टेड यहां तक, बोलो बच्चों। यस मैम। चलो यहां तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं हम लोगों को, they are saying the same exercise can be repeated by deleting the letter RED। अब मैंने क्या किया, यहां से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट करा दिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डिलीट करा दिए। जब मैं एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कराती हूँ उसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस म्यूटेशन। आपने टॉपिक वो लेक्चर देखा है ना मेरा, सेक्स डिटर्मिनेशन म्यूटेशन वाला, यस देखा मैम। है, समझ में आ रहा होगा फिर आप लोगों को। तो ग्रॉस म्यूटेशन में हम एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से डिलीट करा दिया, अब मैंने जैसे ही डिलीट कराया तो मेरी सीक्वेंस देखो, पहले इन्होंने क्या किया, सिर्फ R को डिलीट करा दिया, यहाँ से R को डिलीट कराएंगे सिर्फ, तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर मैं क्या करा दूं, पूरा रेड डिलीट करा दूं, तो मेरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, राम हैज कैप। तो मतलब मेरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट नहीं हुआ ना पूरा का पूरा, राम हैज रेड कैप की जगह राम हैज कैप बन गया, पूरा फ्रेम चेंज नहीं हुआ। अब सपोज करो ये है UAA, यहाँ पे लिखती हूँ नीचे UAC UAG UAA UAA, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या कराया, ध्यान से सुनना, ये बीच में से पूरी सीक्वेंस को रिमूव करा दिया, ठीक है। अब मेरी सीक्वेंस बन गई UAC UAA और UA। अभी हमें पता है UA स्टॉप कोडॉन होता है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अब ये मेरा कोड करा रहा था सेरीन को, ठीक है, और ये मेरा कोड करा रहा था ग्लूटामिक को, और ये भी मेरा कोड करा रहा था ग्लूटामिक को, और ये मेरा कोड करा रहा था सपोज करो वेलिन को। एग्जाम्पल है सिर्फ, आई नो गलत है सारे, बट एग्जाम्पल समझा रही हूँ सिर्फ। अब क्या है यहाँ पे, पहले तो बन रही थी मेरी जो प्रोटीन की चेन बन रही थी वो सिरेन वेलाइन ग्लूटामिक और ग्लूटामिक ऐसे बन रही थी। अब मेरी चेन कैसे बनेगी, सिराइन ग्लूटामिक और ग्लूटामिक, मतलब आगे वाली पूरी चेन में कोई इफेक्ट नहीं आया ना, आगे की फ्रेम में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं क्या कराती, यहाँ से इस U को डिलीट करा देती बस, तो मेरी पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती। ये बन जाता AGU और ये बन जाता AAU, फिर ये बन जाता AA। ये किसी अलग को कराता, ये किसी अलग को कराता, ये किसी अलग, ऐसे जाके पूरी आगे जितनी भी चेन है पूरी की पूरी चेंज हो जाती। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट म्यूटेशन ज्यादा सीवियर होगा या ग्रॉस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ज्यादा ग्रॉस सेवियर होगा, क्योंकि वो क्या करा रहा है, मेरे पूरे के पूरे प्रोटीन को चेंज करा दे रहा है। लेकिन ग्रॉस म्यूटेशन से आगे की चेन से एक सीक्वेंस डिलीट हो जाते हैं बीच में से, बाकी आगे का सब सेम रहता है। इसी को बोलते हैं हम आपका ग्रॉस म्यूटेशन। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आखिरकार जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। अगर जीन एक्सप्रेशन, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ के आए हो तो चीजें समझ में आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन क्या करता था, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को कंट्रोल करता था या नहीं, यस मैम। राइट और नॉट। अब मैं क्या चाहता हूँ,
कि किसी भी एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है। मैं चाहती हूँ कि किसी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को रोकना। सपोज करो कोई भी एक आपकी मतलब कोई भी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ले लो, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आई कलर बनता है ब्लू, और मैं चाहती हूँ कि जो उसका ब्लू कलर बनाने वाला जो जीन है वो जीन रुक जाए, वो जीन ब्लू कलर ना बनाए। अब जीन को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं क्या करूं, उसका ट्रांसक्रिप्शन रोक दूं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से जब आरएनए बन रहा था, डीएनए से जब आरएनए बन रहा था, या तो मैं उस प्रोसेस को ना होने दूं, या फिर चलो आरएनए भी बन गया, अब आरएनए के अंदर मैं स्प्लाइसिंग रोक सकती हूँ, कैपिंग रोक सकती हूँ, रोक सकती हूँ या नहीं, प्रोसेसिंग रोक सकती हूँ Yes, उसका, ma'am. या फिर एमआरएनए को साइटोप्लाज्म के अंदर आने से रोक सकती हूँ। फिर ये चलो साइटोप्लाज्म में भी आ गया, लेकिन अब मैं उसका ट्रांसलेशन रोकना चाहती हूँ। फिर मेरे पास 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं अगर मैं किसी जीन को कंट्रोल करना चाहती हूँ। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, मैं उस जीन को कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो 4 स्टेप्स है इन केस ऑफ यूकैरियोट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बच्चों प्रोकैरियोट्स की, क्या प्रोकैरियोट के अंदर भी मेरे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? नो मैम। प्रोकैरियोट के अंदर ma'am. इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि प्रोकैरियोट का सारा प्रोसेस चल रहा है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन होते ही ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे बीच के 2 स्टेप नहीं होते, बीच के 2 ये सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं होते वहां पे, इसलिए जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ सेम टाइम पे ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर मैं प्रोकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना चाहती हूँ तो मुझे कौन सा स्टेप रेगुलेट करना पड़ेगा? कौन सा स्टेप रेगुलेट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मेरे को ट्रांसक्रिप्शन रोकना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अगर मैंने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया तभी तो ट्रांसलेशन रुकेगा, नहीं तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो गया सेम टाइम पे वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर देगा। फिर मैं कैसे कंट्रोल करूंगी प्रोकैरियोट में अपने जीन के एक्सप्रेशन को? नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी। इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। मेरे पास सिर्फ एक स्टेप होता है इसको कंट्रोल करने का, विच इज ट्रांसक्रिप्शन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट वी हैव 4 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या फिर उसके ट्रांसलेशनल लेवल पे। ऑल क्लियर बच्चा? यस मैम। चलो, तो ये तो हुआ मेरा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब किसी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम ये भी बोलते हैं, चलो ये तो मेरे साइंटिफिक मेथड्स हो गए कि मैं बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन को आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कंट्रोल करती है, आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और इसके साथ साथ आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी कंट्रोल करती है कि आपका जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को या नहीं एक्सप्रेस करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाता है इकोलाई के अंदर। किसी ने पढ़ा है इकोलाई के अंदर एग्जाम्पल कैसे दिखता है? अब देखो, सपोज करो, बहुत इजी है, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मेरा इकोलाई, ठीक है। अब मेरा जो इकोलाई है ना, इस इकोलाई की बॉडी के अंदर, इस इकोलाई की बॉडी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है? साइडेज का काम होता है लैक्टोज को कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट होता है लैक्टोज? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये इसके कन्वर्जन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सपोज करो मेरी इकोलाई के आउटर मीडियम में बहुत सारा लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लैक्टोज है, तो इकोलाई की बॉडी के अंदर लैक्टोज ट्रांसफर होगा, तो इकोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी और लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कन्वर्ट कराएगी। लेकिन मेरा ये इकोलाई, इस इकोलाई के बाहर कोई लैक्टोज नहीं है, तो क्या इसकी बॉडी के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज तब भी बनेगा? नो मैम. नहीं बनेगा ना। अब देखो ये क्या है मेरा एक एंजाइम, एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से। तो इसका मतलब मेरे इन्वायरमेंट ने कंट्रोल कर लिया कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या नहीं, बिकॉज जीन एक्सप्रेस करेगा तभी तो एंजाइम बनेगा, तभी तो एक कैरेक्टर शो होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। अब इन्वायरमेंट में लैक्टोज है तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई जरूरत ही नहीं है।
अब पढ़ो लाइन को, क्या लिखा हुआ है लाइन यहाँ पे, इन इकोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या कराता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अगर हमारे इन्वायरमेंट में इकोलाई के लैक्टोज नहीं है तो वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बच्चों को जनरली समझाती हूँ कैसे, सेकेंड यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड्स ले लेते हैं हम लोग, ब्लैंक स्लाइड से आप लोगों को समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। सपोज एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं तभी तो टीचर क्लास में आएगी या नहीं? यस मैम। अगर आप लोग क्लास Yes, में आना ma'am. बंद कर दो, क्या मैं खुद से क्लास में आके बैठूंगी और यहाँ बोलती रहूंगी और पढ़ाती रहूंगी? नहीं करूंगी ना मैं ऐसा। नहीं। तो आप मतलब आप लोग मेरे प्रेजेंस को और एब्सेंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप क्लास में आओगे तो मैं तब क्लास में आऊंगी। मेरे क्लास में आने से जरूरी थोड़े ना कि बच्चे भी आ जाएंगे। अगर बच्चे आएंगे तभी तो टीचर आएगी ना, कहीं पे बच्चे होंगे तभी तो टीचर होगी। अगर सिर्फ टीचर आके बैठ जाए तो जरूरी थोड़े ना बच्चे भी आ जाएंगे वहां पे। बच्चे कंट्रोल करते हैं टीचर क्लास में आएगा या नहीं। बच्चे क्लास में कैसे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं या नहीं है, वो कंट्रोल करता है कि टीचर कितना मेहनत करके पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। करता है नहीं करता है कंट्रोल? करता है ना? यस मैम। ऐसे ही Yes, हमारा ma'am. यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझा रही हूँ कि हमारा जो ये इकोलाई है, इकोलाई के अंदर जो ये प्रोसेस चल रहा है इसको बोलता है लैकोपेरॉन। ये लैकोपेरॉन आज ना आप लोगों को मैं टिप्स पे करा दूंगी, 5 मिनट लगेगा बस। लैकोपेरॉन में होता क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक साइट होती है मेरे इकोलाई के अंदर एमआरएनए के ऊपर, ये जो मैंने बनाया ये एमआरएनए है। एमआरएनए की एक साइट होती है PIPO, पीपो। ट्रिक से याद रखना, कैसे याद रखोगे, पीपो, पीपो जाया जाया, ये याद रखना। P4 प्रमोटर प्रमोटर, I4 इनहिबिटर, ठीक है। और ये O4 ऑपरेटर ऑपरेटर। और ये मेरी ZYA है, क्या है, स्ट्रक्चरल जी। अब ये Z जो है, Z क्या है मेरा यहाँ पे, Z बनाता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और Y क्या बनाता है, Y बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज। और A क्या बनाता है, ट्रांस बीटा ट्रांस गैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज मेरा ये बनाता है। अब आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है मेरा, आरएनए पॉलीमरेज। अब वहां पे हमने पढ़ा था आरएनए पॉलीमरेज कौन सी साइट पे बाइंड करता है, प्रोमोटर साइट पे। अब मेरा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोमोटर साइट पे बाइंड कर गया, ये देखो। अब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करेगा। जैसे इसको सिग्मा फैक्टर दिख जाएगा, सिग्मा फैक्टर आया, ट्रांसक्रिप्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये आगे एक सीक्वेंस है इनहिबिटर। ये जो इनहिबिटर सीक्वेंस है ना बच्चों, ये इनहिबिटर सीक्वेंस क्या करती है, अपने अंदर से रिलीज कराती है कुछ इनहिबिटर्स और रेगुलेटर्स। एक सेकेंड होल्ड करना, पैन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ये, जस्ट सेकेंड बस। अरे यार स्लाइड डिलीट हो गई हमारी, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड डिलीट हुई बट देखो वो स्लाइड डिलीट हो गई। यहाँ पे समझो क्या मैं आपको बता रही थी। मेरी साइट पीपो साइट और जया, जया को मैंने आपको बता दिया, जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज। ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये जो मेरा आई है ना, आई अपने अंदर से कुछ इंड्यूसर्स रिलीज कराता है, इंड्यूसर्स या फिर इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स या फिर रेगुलेटर्स, कुछ भी हम इनको बोल सकते हैं। मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस अपने अंदर से रिलीज कराता है। तो वो सब्सटेंसेस मेरे यहाँ से रिलीज होंगे और वो मेरी प्रमोटर साइट पे आके बाइंड कर जाते हैं।
प्रोमोटर साइट को ब्लॉक कर देता है। अब आप खुद बताओ, जब ये सब्सटेंसेस मेरी प्रोमोटर साइट पे आके बाइंड हो गए, क्या मेरे आरएनए पॉलीमरेज आगे ZYA तक पहुंच के ये एंजाइम बना पाएगा? नो मैम। नहीं बना पाएगा ना। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे बाहर के एनवायरमेंट में, ये मेरा इकोलाई है, इकोलाई के एनवायरमेंट में है बाहर लैक्टोज, अब प्रोसेस यही होगा जो ऊपर हुआ, इंड्यूसर अपने अंदर से प्रोटीन निकालेगा, लेकिन अब लैक्टोज आएगा फटाफट से, और लैक्टोज क्या करेगा, इन छोटे छोटे प्रोटीन्स को जो मेरे इंड्यूसर ने अपने अंदर से निकाले, इन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही इन इंड्यूसर के साथ हमारा लैक्टोज बाइंड करा, अब ये इंड्यूसर हो गए क्या, इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो गए, मेरा आरएनए पॉलीमरेज फटाफट चलेगा, ऑपरेटर तक आएगा और ऑपरेटर से आगे भी जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनवाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज भी बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज भी बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्यों बनाया? यस मैम। आउटर इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट था, अब जो इनहिबिटर ने अपने अंदर से इंड्यूसर्स प्रोड्यूस करे, उन इंड्यूसर्स के साथ मेरा लैक्टोज बाइंड हो गया, वो जाके ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरा आरएनए पॉलीमरेज फटाफट जाके सारा प्रोसेस ने करा दिया। तो इस चीज को कंट्रोल किसने किया? जैसे अभी मैंने आपको समझाया वही, आउटर इन्वायरमेंट में लैक्टोज होगा, अगर लैक्टोज होगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सपोज ध्यान से रखो, LION, अगर मेरा लैक्टोज होगा, L फॉर लैक्टोज, I फॉर इंड्यूसर, लैक्टोज मेरा इंड्यूसर के साथ बाइंड कर देगा, लैक्टोज इंड्यूसर के साथ बाइंड करेगा और मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। तो मतलब लैक ओपेरॉन स्विच ऑन सिर्फ कब रहेगा, जब मेरा आउटर मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, या फिर एलोलैक्टोज भी हम इसको बोल सकते हैं, एलोलैक्टोज या लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। सॉर्टेड यहां तक सब कुछ? यस मैम। चलो, अब एक और ऐसे ही मेरे पास साइकिल होती है, वो तो लैक ओपेरॉन थी। लैक ओपेरॉन होती है हमारी इकोलाई के अंदर, जो कि मेरा फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्यू मोनाड साइंटिस्ट ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? फ्रांसिस जैकोब एंड जैकीज मोनाड, इन दो साइंटिस्ट ने ये मेरा लैक ओपेरॉन दिया था। लैक का मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन का मतलब बहुत सारे जीन, इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन। ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर, देखो क्लस्टर है ना, एक जीन ये रहा, एक जीन ये रहा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन्स को ये कोड कर रहा है। लैक्टोज रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे जीन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसका नाम लैकोपेरॉन रखा गया। ऐसी एक और साइकिल होती है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को भी आपको ध्यान से समझना है। वहां पे था मेरा पीपो जया, यहाँ पे मेरा क्या है, आरपीओ, और बैक साइड से लिखना शुरू कर दो ABCDE। R फॉर रेगुलेटर, P फॉर प्रोमोटर, O फॉर ऑपरेटर। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, प्रोमोटर साइड से मेरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करना शुरू करेगा तो हमारा वही इनहिबिटर फटाफट से प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस अपोजिट है। लैक्टोज में क्या था, ध्यान से सुनना, लैक्टोज में मेरा ये था कि अगर लैक्टोज होगा तभी मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो मेरे पास कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर मेरे पास एब्सेंट है ट्रिप्टोफैन, उस केस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों आया, समझो। क्योंकि जो मेरे ABCDE जीन है ना, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए। अब आप खुद सोचो, मेरे आउटर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, तो मेरे जीन क्यों ट्रिप्टोफैन बनाएंगे, फिर से नहीं बनाएंगे ना फिर वो। तो अगर मेरे आउटर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, क्योंकि वो है अभी ट्रिप्टोफैन। लेकिन अगर मेरे आउटर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, उस टाइम पे ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। आया समझ में? वहां पे क्या हो रहा था,
वहां पे अगर लैक्टोज है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, लेकिन अगर लैक्टोज एब्सेंट था तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है ट्रिप्टोफैन और सिंथेसाइज कराने की। अब डिपेंड किस पे किया, ट्रांसक्रिप्शन होना या ना होना किस पे डिपेंड किया, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि यहाँ पे ये जीन ट्रिप्टोफैन बनाने का काम कर रहा है और मेरा पीछे क्या काम कर रहे थे वो जीन, उस लैक्टोज को कन्वर्ट कराने का। टाइप्स ऑफ जीन पे डिपेंड हुई ना ये चीज कि मेरा प्रोसेस होगा या नहीं होगा। बताओ Yes. बच्चों, तो इसी को बोलते हैं लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से, मैं आप लोगों के पोल लॉन्च कर रही हूँ, पोल में आंसर दो। बहुत शांत शांत बैठ गए आज आप लोग क्लास में। एंड मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट क्लास मतलब फ्राइडे में चैप्टर फिनिश, सैटरडे में लूंगी मैं इस चैप्टर का आपका टेस्ट। वो लॉन्च कर दिया मैंने, आंसर दो। अभी तक एक भी स्टूडेंट का वोट नहीं आया है। तो बहुत सिंपल है, आई जीन क्या करता है, जेड क्या करता है, ए क्या करता है, वाई क्या करता है। चार बच्चों का वोट आया है बस, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में सो रहे हैं। बच्चा आप लोगों ना, जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है ना, आप लोग क्लासेस के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो, बहुत इजीली आप क्लासेस को ले रहे हो। हम कर दिए। बाकी सारे बच्चे भी करो फटाफट से।